बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ईमेल्स मौसूल हो रही हैं जिसके अंदर आपकी एप्रिसिएशन मिल रही है, आपके व्यूज़ भी मिल रहे हैं वीडियोस के ऊपर। और इसमें जितना आप हमारी ऑडियंस इकट्ठी होती जाएगी तो 2026 में मेरी आ रही है गेस्ट सीरीज़ आ रही, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपके सवालों के जवाब भी देंगे, पाम ऑयल के हवाले से, सनफ्लावर के हवाले से, सॉइल के हवाले से। तो ये पाम ऑयल सीरीज़ की एक और एपिसोड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जो पाम ऑयल है उसकी हमने सबसे पहले उसकी हिस्ट्री को जाना, उसके बाद हमने उसके क्वार्टर वाइज जाना, उसके बाद हमने उसके फंडामेंटल्स को जाना। अब बारी है कि डिमांड कैसे जनरेट होती है किसी भी चीज़ की। किसी भी चीज़ की डिमांड जो जनरेट होती है वो उसकी कंजम्पशन से होती है। कंजम्पशन से मुराद होती है कि वो चीज़ का इस्तेमाल किस चीज़ में हो रहा है और कितना कितना हो रहा है। उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो डिमांड है वो तीन तरह का डिमांड है। एक डिमांड है डिमांड इन रूटीन, उसके बाद है डिमांड ड्यू टू लो प्राइसेस, और नंबर थर्ड पे आती है डिमांड टू हाई कंजम्पशन। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डिमांड इन रूटीन से क्या मुराद है। डिमांड इन रूटीन से मुराद है कि जो आपकी रूटीन की डिमांड है, लेट्स सपोज एक इम्पोर्टर 1,000 इम्पोर्ट कर रहा है, 1,000 टन इम्पोर्ट कर रहा है, और नीचे जो लोग हैं वो 300 400 500 टन का स्टॉक्स कैरी करके चल रहे हैं। और जो उसके बाद बी टू बी में आके जो नीचे लोग बेच रहे हैं वो फ़र्ज़ कर ले 50 टन पे खड़े हैं। और उसके बाद आती है बारी एंड कंज्यूमर की, जो आपकी डिमांड को जनरेट करता है। असल जनरेटर जो है आपका डिमांड का जनरेट करने का सोर्स वो एंड कंज्यूमर है। और एंड कंज्यूमर की कितनी वैल्यूज़ हैं वो आप आज समझ लीजिए। जितनी एंड कंज्यूमर की कैपेसिटी बढ़ेगी आपका डिमांड का जनरेट का एरिया उतना ही बढ़ता जाएगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एंड कंज्यूमर की इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड कंज्यूमर इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कंज्यूम उसने करना है। जब तक वो कंज्यूम नहीं करेगा हमारी ना रूटीन की डिमांड जनरेट हो सकती है, ना लो प्राइस के ऊपर डिमांड जनरेट हो सकती है, ना हाई कंजम्पशन पे डिमांड जनरेट हो सकती है। अच्छा, अब जो रूटीन की डिमांड है उसको समझ लेते हैं पहले। जो रूटीन की डिमांड है वो इस तरह से आती है कि एक यूज़र जो एंड यूज़र है वो लगभग 2 लीटर ये पे चल रहा है। तो ये है रूटीन की डिमांड कि वो हर पर मंथ 2 लीटर ले रहा है या 3 लीटर ले रहा है। वो एक जगह पे ठहरा हुआ, उसका ग्राफ एक ही जगह पे लगभग लगा हुआ है। अब जो इंटरनेशनल मार्केट है वो ओवर प्रोडक्शन की वजह से और सप्लाई चेन को बिल्कुल दुरुस्त होने की वजह से आप तक चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पहुंच रही हैं। तो आप समझ लें कि आपकी रूटीन की ये डिमांड है। अक्सर हम लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं ये समझने की कि अगर प्राइस वाइज थोड़ा सा मामला नीचे आए हैं तो शायद वो डिमांड आ गई है। वो डिमांड होती है आपकी डिमांड ड्यू टू लो प्राइस। अब लो प्राइस की बात करते हैं जहाँ पे फ़र्ज़ कर रहे हैं एक एंड कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा था 2 लीटर या 2 kg कर रहा था। ये चेन सारी इम्पोर्टर से स्टार्ट होती है और एंड कंज्यूमर तक चलती है, और एंड कंज्यूमर ही आपका जो है वो डिमांड जनरेटर होता है। तो वो जब उसने लो प्राइस को देखा तो उसने अपनी कंजम्पशन को बढ़ा दिया। उसकी कैपेसिटी ऑफ बाइंग जो है वो बढ़ गई। जिस तरह आप फील कर लें या देखें कि अगर आगे वो 400 रुपये लीटर ले रहा था, लेट्स सपोज जो भी रेट हो फ़र्ज़ कर लें, हम लेट्स सपोज कर लेते 200 रुपये लीटर ले रहा था, तो 2 लीटर वो ले रहा था 400 रुपये में। अब वही जो है 400 रुपये में उसको 100 रुपये और ऐड करके 500 रुपये में 3 लीटर मिल रहा है, क्योंकि डिमांड जनरेट हो गई है ड्यू टू लो प्राइस। ये जो डिमांड जनरेट हुई है ये तब तक रहेगी जब तक लो प्राइस है। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट दोबारा अप जाएगी तो ये आपकी डिमांड जो है लो प्राइस वाली ख़त्म हो जाएगी, फिर आप रूटीन की डिमांड में एंटर हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ थर्ड डिमांड की तरफ, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट कंसीडर होती है, क्योंकि इसी डिमांड की वजह से हमें जो है वो अपने लॉसेस को कवर करने में मदद मिलती है। ये डिमांड होती है ड्यू टू हाई कंजम्पशन। इस डिमांड के अंदर आप ये देखेंगे कि सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि
उम, आप देखेंगे कि क्वार्टर कौन-सा चल रहा है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि क्वार्टर 1 है। क्वार्टर 1 के अंदर रमज़ान शरीफ है, क्वार्टर 1 के अंदर लूनर डेज़ है, क्वार्टर 1 के अंदर एटसेट्रा काफ़ी चीज़ें हैं। अगर क्वार्टर 1 के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं तो स्टॉक्स एंडिंग स्टॉक्स कहाँ पे हैं, ये भी मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया। अगर एंडिंग स्टॉक कहाँ पे हो तो हम किस तरह उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कंज़म्पशन बढ़ेगा क्योंकि रमज़ान में फ्राइंग का जो है वो एक बढ़ जाती है, डिमांड आती है। जहाँ पे पहले जो लोग फ्राइंग कर रहे होते हैं वो सिर्फ घर में या बाहर एक लिमिटेड फ्राइंग होती है, लेकिन रमज़ान शरीफ में या अदर डेज़ में फ़र्क ये आ जाता है कि जहाँ पे 20% लोग फ्राइंग का काम कर रहे होते हैं बाज़ारों में या फिर घर में, तो वो फिर चली जाती है आपकी 80 से 100% चली जाती है। अब ये डिमांड जनरेट होगी ड्यू टू हाई कंजम्पशन, क्योंकि अब कंजम्पशन बढ़ गई। पहले आपका सिर्फ कंज्यूम करने वाला एंड बायर था, वो अपने कंजम्पशन का सिर्फ आपको जितना भी दे सकता था दे रहा था, उसमें उसका फ्राइंग का हिस्सा बहुत कम था। उसके बाद जो आप बाज़ार के अंदर फ्राइंग थी वो ऑलमोस्ट 20% थी, वो भी बढ़कर रमज़ान शरीफ में चली जाएगी 80 टू 90%। अब यहाँ पे फिर वही सवाल पैदा होगा, क्या एंड कंज्यूमर जो फ्राइंग चीज़ें हैं क्या उनको बाज़ार से बाय करेगा, तो उसकी कैपेसिटी है इतनी। यहाँ पर भी आपको प्राइस को देखना पड़ेगा कि जो चीज़ फ्राइंग होकर सेल हो रही है वो कितने परसेंट उसके चांसेस है कि वो आगे ग्रो करेगी। ये डिमांड आपकी जनरेट होगी ड्यू टू हाई कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गई। जो लोग नहीं भी बाज़ार में फ्राइंग करके चीज़ें सेल आउट कर रहे थे, वो भी चीज़ें सेल आउट करके बाज़ार के अंदर उन्होंने भी सेल आउट में हिस्सा लिया, जिससे आपका जो क्वार्टर है वो बुलिश में चला गया और आपकी प्राइस स्ट्रक्चर बढ़ेगा। यहाँ पे आपको पहले से तैयारी करके, अगर आपकी इन्वेंट्री जितनी भी आप लेकर चल रहे हैं, आप उसका अपनी इन्वेंट्री का हमेशा 25% बढ़ाइए, ताकि आपको नुकसान के चांसेस जो हैं वो कम से कम रहे। अब होता ये है कि समटाइम्स इतनी कंजम्पशन बढ़ने के बावजूद भी जो हम लोग इतने काफ़ी मन से हम लोग यही सोच रहे होते हैं, डिमांड 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 डिमांड। जब तक आप इन 3 डिमांड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रूटीन की डिमांड क्या है, लो प्राइस की वजह से डिमांड क्या है और डिमांड ड्यू टू हाई कंजम्पशन क्या है, इन तीन, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जितनी रिसर्च मैंने करी, जितना मैंने डीपली जाके शॉपकीपर को टटोला या उनके साथ डिस्कशन करा, या जितना मैंने एंड कंज्यूमर के साथ में अटैच हुआ, या मैं अपनी ज़ाती तौर पर जो मेरी एक एनालिसिस आप कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं, ये वो है। ये आपके ऊपर लागू नहीं होती, अगर आप इसको सही समझें तो अडॉप्ट कीजिए और इसी हवाले से अपने इन्वेंटरीज को लेकर भी चलिए। जहाँ पे हाई कंजम्पशन आएगा वहाँ पे आपको मौका भरपूर मिलेगा कि आप अच्छा प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। अब जो डिमांड 3 किस्म का है, तो फिर अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि डिमांड के ऊपर कौन-कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। समटाइम्स कोई किसी 2 मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, उसकी वजह से भी आपकी मार्केट जब अप जाएगी, तो आपको इसको न्यूज़ फैक्टर गिनना है। न्यूज़ फैक्टर हमेशा वीक फैक्टर होता है। जब भी न्यूज़ फैक्टर एक्टिव होगा तो आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे रूटीन का ही डिमांड मिलेगा। यहाँ पे आपको वो नहीं करना कि आप इमोशनल होकर अपनी बाइंग में चले जाएँ। नंबर सेकंड, कोई ऐसी न्यूज़ एक्टिव हो जाती है, जैसे फेड रेट्स की न्यूज़ एक्टिव हो जाती है, जैसे और बहुत सी न्यूज़। आपको ये डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ फैक्टर एंड रियल फैक्टर ये भी जानना पड़ेगा। न्यूज़ फैक्टर हमेशा वीक फैक्टर होता है और रियल फैक्टर जो है वो हमेशा फंडामेंटल्स होते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके एंडिंग स्टॉक्स मलेशिया और इंडोनेशिया में कम हैं, तो आपको ज़रूर अच्छी बाइंग करनी चाहिए। अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि क्वार्टर 1 में हैं आप या क्वार्टर 2 में हैं। क्वार्टर 2 में आपको कम मिलेंगे हाई कंजम्पशन एंड कंज्यूमर की। किसी भी कंट्री का जो एंड कंज्यूमर है, जब तक वो क्या क्या कहते हैं उसको, उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है वो हाई कंजम्पशन नहीं पैदा होती। हाई कंजम्पशन ड्यू टू जो है वो हमेशा फंडामेंटल एक्टिव करते हैं। अगर फंडामेंटल्स आपके वीक हैं, मींस प्रोडक्शन कम है, डिमांड क्वार्टर में ज़्यादा आएगा, तो ये आपका हाई जनरेट बन जाएगा प्राइस वाइज। तो इसको भी आपने हाई रिस्क पर ही लेके जाना। हमें हमेशा रिस्क को कम से कम करना चाहिए और जितनी भी आपका बाइंग का एरिया है उसको आपको कम से कम भी 25% के लगभग बढ़ाना चाहिए। और
न्यूज़ फैक्टर जब भी आएगा, जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके न्यूज़ फैक्टर है कि जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा, तो डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, तो आपने उसकी वजह से अपनी बाइंग को इमोशनल होके नहीं करना। एक तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है जब भी आप बाइंग करोगे। जब आप सेलिंग करोगे तब भी आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ये चीज़ आपके आड़े ना आए। आपके इमोशंस जो हैं वो आपको ज़्यादा बाइंग करने पर मजबूर ना कर दें, ताकि आप कल को डिस्टर्ब हो। तो उससे बेहतर है कि आप लोग जो है न्यूज़ फैक्टर जितने भी आएँगे न्यूज़ फैक्टर होंगे, कोई भी वेदर कंडीशंस अगर डिस्टर्ब हैं, तो ये भी आर्ज़ी होता है, वेदर कंडीशंस ठीक हो जाती हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ रही कि फ़ेड के रेट्स बढ़ गए हैं, या टैक्सेस बढ़ गए हैं, या किसी भी मुल्क की पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, अब इसमें ये भी देखना पड़ता है कि आपने, अगर आपके पास पाम ऑयल की प्रोडक्शन वाइज़ कम आ रहा है, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपकी डिमांड ना बढ़े, क्योंकि जो अदर वेज ऑयल्स हैं जैसे सनफ्लावर है या सोया ऑयल है, वो भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ की मार्केट्स जो हैं वो आसानी से शिफ्ट हो जाती हैं दूसरे अदर वेज ऑयल्स पे। पाम की जगह पे सोया पे हो जाएंगी, पाम टू कन्वर्टेड सोया, सोया टू कन्वर्टेड सनफ्लावर। तो इसी तरह से जो 2024 में मतलब जो मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लगभग 9.5 लाख मैट्रिक टन जो था वो बाय रहा इंडिया का, और चाइना का जो पाम ऑयल का बाइंग रहा वो रहा 10.5 मिलियन मैट्रिक टन तक। तो ये सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी अपना कोई डाटा नहीं है। अगर इसमें कोई गलती हो तो सी कर दीजिएगा। तो डिमांड को 3 तरह में मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया। अब उसमें ये भी बता दिया कि आप डिमांड को किस तरह कैप्चर करना है। फिर आपके पास अगर डिमांड आप देख रहे हो कि रूटीन का है, तो आपको रूटीन का काम करना है। अगर आप देख रहे हो कि आपके पास डिमांड जो है वो एक्टिव हो ना, तो आपने अपनी डिमांड को नहीं छोड़ना। मैंने वो एक बड़ा ही अच्छा फार्मूला, मतलब मुझे पेट फार्मूलेशन लगती है, जो मैंने अप्लाई करता हूँ अपनी ट्रेड के ऊपर, के शॉर्ट बाय शॉर्ट सेल। मतलब कि अगर कोई न्यूज़ फैक्टर एक्टिव हो गया, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर अपनी बाइंग को जो है वो शॉर्ट कर दूँ, और जो सेलिंग है उसको भी शॉर्ट कर दूँ। इससे ये होता है कि आपको नुकसान के चांसेस अल्लाह पाक की तरफ से कम हो जाते हैं। तो 3 तरह का डिमांड है। डिमांड इन रूटीन, डिमांड ड्यू टू लो प्राइसेस, एंड डिमांड टू हाई हाई कंजम्पशन। ये हमने समझ लिया। पिछली वीडियोस भी आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और एंड में बस यही कहूँगा कि जहाँ पे हमारे पास पाम ऑयल का स्टैटिक्स होना चाहिए, वहाँ हमारे पास अदर वेजल्स का डाटा भी हमें रीड करते रहना चाहिए। और किस क्यू में डिमांड ज़्यादा आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर क्यू में इवेंट्स ज़्यादा हैं तो डिमांड ज़्यादा आएगा, और इवेंट्स कौन कौन से हैं जो डिमांड को जनरेट कर जाते हैं। एंड कंज्यूमर और जो 80% शेयर मार्केट का बढ़ जाता है फ्राइंग में, वो भी आपने अपनी नज़र में रखना है। फिर उसके अगर उसमें हाई कंजम्पशन आ रहा है तो कितने दिन का आ रहा है, तो आपने उस हिसाब से अपने स्टॉक्स लेवल्स को लेकर चलना है। आपने कभी भी बाइंग के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर इमोशनल होने से बेहतर है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सोच समझ के अपनी बाइंग को कीजिए, ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें एक चीज़ ये भी ऐड करता चलूँ कि कुछ फैक्टर्स आते हैं न्यूज़ फैक्टर, वो बड़े वीक फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि आपने अब डिफरेंस कैसे करना है कि ये न्यूज़ फैक्टर है या ये रियल फैक्टर है। जब आप डाटा पढ़ना शुरू कर देंगे मंथली, मैं आपके साथ शेयर भी करना शुरू कर दूंगा हर मंथ वाइज, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि जब भी मलेशिया इंडोनेशिया के स्टॉक्स लेवल्स बढ़ते हैं, तो प्राइस वाइज मार्केट कम स्ट्रक्चर पे चलता है। और अगर लो प्राइस होगा तो तब डिमांड ऑटोमेटिकली, जो एंड कंज्यूमर है वो डिमांड को जनरेट कर जाएगा, वो अपनी बाइंग को बढ़ा जाएगा। एंड कंज्यूमर, इम्पोर्टर टू एंड कंज्यूमर, ये सारा इसका सिनेरियो है। डिमांड भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद जो है वो हम इस चीज़ पर देखेंगे कि कौन से एरिया में डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। अगर तो फ्राइंग के डिमांड में एरिया में डिमांड बढ़ रहा है जो कि 75% के लगभग है, और इंडस्ट्रियल जो बायोफ्यूल में यूज़ हो रहा है वो 15 से 20% है, और जो कॉस्मेटिक्स में यूजेस है वो 5 से 7% है। अगर तो 5 से 7% वाले एरिया में आ रहा है डिमांड, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्राइस स्ट्रक्चर पे।
अगर बायोफ्यूल की पॉलिसीज़ ऊपर नीचे होती हैं तो फिर इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंट्रीज़ किस तरह उसको डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब भी आप देखेंगे कि आपका जो एरिया है डिमांड का 75% वाला, जहाँ पे फ्राइंग बढ़ गया है, जहाँ पे कंजम्पशन बढ़ गया है, वहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, और अपने कैपेसिटी के मुताबिक और अपनी रियलिटी के मुताबिक, अपनी रियलिटी को मत छोड़िएगा। इस पर मैंने रियलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इसको डिस्कस करा था। तो ये सारी चीज़ें, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और